तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ कुछ कहानियां और किस्से लेकर। किसी ने कहा लॉन्ग स्टोरी लाओ, तो किसी ने कहा कि हफ्ते में 2 बार। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप इसी तरह कहानियां सुनना चाहते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सबकी कहानियां एक करके आती रहें। तो ठीक ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं, पर मैं अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता। बस बात उस दिन की है जब मैं 12वीं में पढ़ता था। उस दिन हमारे गांव के पड़ोस में हमारे रिश्तेदार की शादी थी। मैं ठीक जैसे ही शादी में जाने वाला था तो मेरे पिताजी ने कहा कि अकेले वापस मत आना, किसी न किसी के साथ ही आना। दरअसल हमारे गांव और उस गांव के बीच में एक सुनसान नाला पड़ता है। अक्सर लोग दिन में भी वहां से जाने से डरते हैं और मुझे भी ठीक वहीं से होकर आना और जाना था। इसीलिए पिताजी जल्दी आने के लिए कह रहे थे और किसी न किसी के साथ। कहते हैं कि वहां पर कई बार लोगों को किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। खैर मैं शादी में पहुंचा। मैंने वहां पर अपने दोस्तों से जब वापस चलने के लिए कहा, पर कोई भी मेरे साथ आना नहीं चाहता था। बस एक बात थी, सच कहूं तो मुझे भी भूत प्रेतों को देखने का शौक था। उस टाइम मैं अकेला ही वापस आने लगा और जैसे ही मैं उस नाले के पास पहुंचा तो मुझे अजीब सा डर लगा, लेकिन मैं चलता रहा। फिर चलते चलते मुझे अपने कंधों पर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हाथ रखा हो। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। बस मैं समझ चुका था कि शायद मैं किसी औरत का सामना करने वाला हूं। बस इसके बाद मैं अपने इष्ट देवता का नाम लेके आगे की ओर चलने लगा। फिर मुझे पीछे से एक औरत ने कहा, कहाँ जा रहे हो? दही है क्या तुम्हारे पास? मुझे दही चाहिए। बस दोस्तों फिर क्या, इसके बाद जो मेरा हाल हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन कीजिएगा, मैंने जैसे ही भागने की कोशिश की उस औरत ने मेरे पैर पकड़ लिए। वो ठीक डरावनी आवाज में मुझसे कहने लगी, मत जाओ मुझे अकेला छोड़ के, मेरे साथ ही रहो, हम एक साथ रहेंगे, तुम बहुत सुंदर हो। साथियों डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। मुझे लगा अब तो मैं गया। वो औरत मेरा पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और ठीक जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे सिर्फ उसके बाल दिखाई दिए। उसके पूरे शरीर पर बाल थे और तो उसके हाथ बेहद झुर्रियों वाले थे। इसके बाद न जाने मुझे क्या हुआ, मैं जोर जोर से अपने इष्ट देवता का नाम लेता रहा और ठीक उसके सर पर अपने पैरों से मार दिया। मैं एकदम से साइड में खड़ा हो गया। मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझे देखकर वहां से भाग गई। इसके बाद अचानक मैं बेहोश हो गया। अब जब ठीक मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को घर वालों के सामने पाया कि मैं उस नाले के पास बेहोश पड़ा था। साथ ही मैंने भी अपनी सारी कहानी घर पे बताई। इसके बाद घर वाले मुझे गुरुजी के पास लेकर गए। दरअसल गुरुजी हमारे हिमाचल में वो होता है जिस पर हमारे देवता प्रकट होते हैं। उन्होंने बताया कि वो औरत चुड़ैल थी और वो ठीक इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन देवता की कृपा से वो इसे कुछ नहीं कर पाई। यकीन कीजिएगा दोस्तों, देवता की मदद से मैं बच गया। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों सुनिए आपने दिनेश कुमार जी की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम गौरव बोटियाल है और मैं उत्तराखंड किशनपुर गांव का निवासी हूं। बात सन 2010 की है, जब मेरे बड़े भाई गांव से वापस लौट रहे थे। मौसम एकदम खराब था। भैया PWD में काम करते हैं, तो बात ठीक ऐसी है कि अत्यधिक मौसम खराब होने के कारण उन्हें आने में देरी हो रही थी। इसलिए रास्ते से ना होकर उन्होंने शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला किया। उस वक्त ठीक वो अपनी कार से आ रहे थे और तो और वो जिस रास्ते से आ रहे थे वह रास्ता थोड़ा जंगल से होता हुआ नदी को पार करते हुए गुजरता है। ऐसे में जब बरसाती नदी के मुहाने पर पहुंची तो अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। बस फिर क्या था, इसके बाद उन्हें समझ में ही नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए। पर खैर जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरे और बोनट खोलकर उन्होंने गाड़ी की खराबी को ढूंढना शुरू किया, तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी के पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब वो ठीक गाड़ी के पीछे गए तो वहां पर तो कोई भी नहीं था। उसी बीच उन्हें गाड़ी का बोनट अचानक से बंद होने की आवाज आई। जाकर देखा
तो यकीनन उनके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक 8 फीट लंबा साया जो कि उनसे 4 कदम की दूरी पर था, उसे देखकर भैया ने दौड़ना चालू किया। भैया भागते जा रहे थे। ठीक वैसे वैसे वो साया उनके पीछे आता जा रहा था। बस यूं समझिए कि उनकी किस्मत अच्छी रही कि रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। भैया घबराकर उस मंदिर में चले गए। यकीन कीजिएगा, सुबह होने तक वो वहीं पर रुके। लेकिन उस रात उस साया ने उन्हें देखकर कहा कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बस तू बच गया। इसके बाद आगे से कभी इस रास्ते से आया तो ठीक नहीं होगा। दोस्तों, घर आने के बाद भैया को 1 हफ्ते तक बुखार रहा, और तो और सबसे बड़ी बात, तब से लेकर आज का दिन है, अब तो उस रास्ते का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। धन्यवाद। मेरा नाम निखिल है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 14 साल का था। मैं और मेरा दोस्त अंश, हम दोनों यूट्यूब से नए नए हॉरर गेम सीखे थे और उन्हें खेलते रहते थे। उस वक्त चार्ली वाला गेम बहुत ट्रेंड में था। एक दिन हमने डिसाइड किया कि आज रात हम इस गेम को खेलेंगे। उस वक्त वो और उसकी माँ हमारे घर पर आई हुई थी। रात करीब 11:30 बजे हम चुपके से बाहर गए, ठीक जहां पर हमारी कार पार्क होती है। उस वक्त मेरी बहन भी मेरे साथ थी। हमने 2 पेंसिल लिए थे। हम ठीक गेम को खेलने के लिए कार के अंदर गए। हमने जैसे ही गेम शुरू किया तभी मेरी बहन को डर लगने लगा और वो कार से बाहर चली गई। वो ठीक घर की तरफ जाने लगी, लेकिन इस गेम का असूल था कि बीच में कोई छोड़ नहीं सकता। वो ठीक जैसे ही गई तो हमने वापस नजर गेम की तरफ घुमाई। हमने पाया कि एक पेंसिल गायब थी। इसके बाद हम भी डरकर भाग गए। अब ठीक जब उस रात मैं अपने दादा के बगल में सो रहा था तो मुझे सपना आया कि एक आत्मा मेरे शरीर को अपने वश में कर रही है। मैं ठीक हनुमान चालीसा गाने लगा। उसने मेरे अंदर से कहा कि अभी तो मैं तेरे को छोड़ रही हूं, आगे से ऐसा मत करना। इसके बाद रात करीब 2 या 3 बजे मेरी आंखें खुली। यकीन कीजिएगा, उस वक्त मैं अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। मैं देखता हूं कि काले कपड़े पहने हुए एक औरत, डरावनी सी शक्ल, वो ठीक मेरे गेट के सामने खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद करी और हाथ पर हिलाने की कोशिश करी जिससे कि मैं दादा को उठा सकूं। मैंने जैसे तैसे करके अपने छोटे पैर की उंगली से दादा की पीठ पर मारकर उठाया। दादा जैसे ही उठे वैसे ही मेरे हाथ पैर दोनों खुल गए। दोस्तों, सच कहता हूं, उस दिन के बाद से मैंने इस गेम को खेलना बंद कर दिया। बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी निखिल जी की कहानी। एक बात आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई चार्ली गेम इतना खतरनाक है? क्योंकि इससे पहले भी मैं एक चार्ली वाली गेम की कहानी सबको सुना चुका हूं। बस इन दोनों की कहानियों में मुझे एक ही चीज कॉमन लगी, स्लीप पैरालिसिस। बाकी अगर आप में से किसी को ज्यादा पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर इसका सच क्या है। फिलहाल चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इंदु है। मैं आप सभी को एक कहानी बताना चाहती हूँ जो कि मेरी फैमिली के साथ घटी है। बात रही सर की, तो मुझे मेरे सौरभ भाई ने सर के चैनल के बारे में बताया था। मैं ठीक उन्हीं के फोन से आपको मैसेज कर रही हूँ क्योंकि मेरी आईडी इंस्टाग्राम में नहीं है। खैर, कहानी पर आते हूँ। मेरे घर में मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। उस वक्त मैं और माँ शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे और ठीक जब हम वहां से लौट कर आ रहे थे तो मैंने अपने दरवाजे पर देखा कि बहुत सारा खून गिरा हुआ था। उस वक्त माँ ने किसी से फोन पर बात करके झाड़ू लगाकर पानी से साफ करा था। इसके अगले दिन से माँ की तबीयत खराब हो गई। दोस्तों, आप यकीन भी नहीं करोगे, माँ ने 23 जनवरी को खून साफ किया था और 25 जनवरी को माँ की मौत हो गई। उसी दौरान मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। माँ को 2 अटैक घर पर आ चुके थे और तीसरा अटैक अस्पताल में आया, तब उनकी मौत हुई थी। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि सर मेरी इस कहानी को जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। मैं नोएडा सेक्टर 73 में रहती हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने, ये थी इंदु जी के परिवार की कहानी जो कि उन्होंने सौरभ भैया जी के जरिए मुझ तक पहुंचाई। इनकी कहानी वाकई बहुत हॉरर थी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल जलेश्वर से हूं। आप सभी को बता दो कि मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूं और ठीक है, आप भी थी, मेरे साथ हुई है। बात दशहरा की है।
मैं और मेरे दोस्त स्मोक करने गए थे कि तभी पुलिस वाले वहां पर आ गए। पुलिस वालों को देखकर मेरा एक दोस्त शमशान के रास्ते से गया और मैं ठीक वहीं पर पास के एक पोखर के घर में शमशान की तरफ मुंह कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में पुलिस वापस चली गई। मैंने अपने दोस्त से कहा कि पुलिस चली गई है, आजा वापस आजा। लेकिन दोस्तों वहां से जब मैं घर आया तो मेरे साथ अजीब सा होने लगा। मैं अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरा मन सोने को कर रहा था लेकिन नींद गायब थी। ऐसा मेरे साथ तकरीबन 1 घंटे तक होता रहा। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरा शरीर मेरी आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैं अपने रूम से निकलकर पिताजी के रूम में आ गया। उनके रूम में जाने के बाद मैं फिर 3 बार रोया। मैं वहां से उठकर वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था। नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था। दिमाग अजीब हो गया था। एक बार तो मैं बाहर की तरफ चलने लगा। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मेरे शरीर से आत्मा निकलने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त मैंने अपने घर के देवता की विभूति लेकर अपने सर पर लगाई, लेकिन तब भी ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद जब मैं दोबारा पिताजी के कमरे में गया तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं आज आपके साथ सोऊंगा। पिताजी ने कहा ठीक है सो जा। दोस्तों मैंने पिताजी से ये सब बातें नहीं कही जो कि मेरे साथ हो रही थी, लेकिन ये क्या, सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। इसके 30 मिनट के बाद मुझे आखिरकार नींद आ ही गई और ठीक सुबह सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही रात हुई फिर वही सब होने लगा। मैंने फिर से देवी देवताओं को याद करके विभूति लगाई, तब जाकर कहीं ठीक हुआ। इसके ठीक अगले दिन मैं भगत के पास गया। उन्होंने कहा कि आत्मा मेरे को मारने के लिए आई है, वो भी ठीक उस शमशान घाट से। हो ना हो तुम वहां पर डर गए थे, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर लग गई। ये लो, इस ताबीज से तुम्हें रक्षा मिलेगी। दोस्तों वो ताबीज पहनने के बाद अब मेरे साथ सब कुछ ठीक है। धन्यवाद। दोस्तों कैसी लगी आपको इनकी कहानी, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम यासिर है और मैं महेश सर की कहानियां बहुत समय से सुनता आ रहा हूं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। बता दूं कि फिलहाल तो मैं मुंबई में रहता हूं, मगर ये बात लगभग 4 साल पहले की है। एक रात मैंने अपने पुराने गांव की हवेली का चक्कर लगाने का सोचा। हवेली काफी पुरानी थी और वहां पर अजीब सी ठंड भी थी। मैंने ठीक जैसे ही एक पुराने कमरे में घड़ी देखी तो वो अचानक से चल पड़ी। साथ ही साथ कैमरे की फोटो में एक पुरानी औरत की तस्वीर भी आई जो कि पलंग के पास खड़ी थी। और तो और सबसे बड़ी बात, मैंने हवेली से बाहर आते ही महसूस किया कि कोई मेरे पीठ पीछे चिल्लाया। गांव में पूछा तो बताया कि वहां पर एक औरत की रूह बंद है। तब से लेकर अब तक मैं कभी भी उस हवेली के पास नहीं गया। सच कहूं तो रात को उसकी आंखों का डर मुझे आज भी याद आता है। बस यही था मेरा छोटा सा किस्सा। धन्यवाद। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद मैं आपको लास्ट किस्सा सुनाए चलता हूं। उसके बाद शायद मैं अपनी आवाज को विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। दोस्तों ये घटना मेरे गांव में हुई थी। बात मेरे दोस्त की शादी की है। हम सब लोग गए हुए थे। एक रात की बात है, हम लोगों ने नदी के पास पार्टी करने की सोची। हम ठीक चिकन और दारू लेकर नदी के पास पहुंचे। मनोज ने जैसे ही खाना खोला तो हम सब खाने लगे। शेखर ने मनोज से कहा कि थोड़ी देर भूख कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मनोज तो जैसे पागल ही हो गया था। उसे अजीब तरीके से खाते देख अनिल और दीपू उससे कहने लगे कि ऐसे ही जिंदगी भर खाते ही रहेगा। खैर हम लोगों ने अपनी दारू खोली और पीने लग गए। उसी बीच वहां पर एक आदमी आया, कहने लगा कि मुझे भी खाना दे दो। मनोज ने उस आदमी से कहा, अरे वैसे ही हमारे लिए कम पड़ जाएगा, और एक तुम हो, तुम्हें भूख लग रही है। उस आदमी ने भारी आवाज में कहा कि अगर खाना नहीं दोगे तो सबको मार दूंगा। अनिल ने तुरंत कहा, जबरदस्ती है क्या? इतने में ही मनोज ने उसके थप्पड़ मार दिया। दीपू ने मनोज को पकड़ा, लेकिन वो आदमी बोला कि अब तुम सब मरोगे। उस आदमी ने एकदम से भयंकर रूप ले लिया। उसका ऐसा रूप देखकर हम सबके सब बहुत डर गए। उसने तुरंत ही मनोज को पकड़ा और उठाकर पटक दिया और अनिल को ठीक नदी में फेंक दिया। दीपू खड़ा खड़ा देखता रहा। वो बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उसने दीपू से कुछ नहीं कहा। वो दीपू को छोड़ शेखर की ओर बढ़ा, लेकिन शेखर ने तुलसी की माला पहन रखी थी, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कर पाया। पर अब वो मनोज के पीछे पड़ गया। मनोज आगे आगे दौड़ता और वो पीछे पीछे। उसी बीच अनिल भी पानी से बाहर आ गया। सबके सब बेहद डर चुके थे। मनोज इधर उधर भाग रहा था। शेखर भागता हुआ मनोज की तरफ गया और अपनी माला उसके हाथ में थमाकर कहने लगा कि तू बस भागता रह,
और सीधा घर पर मिलना। हम सब मनोज के पीछे पीछे एक ही दिशा में भाग रहे थे। लगभग 2-3 मिनट के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया। हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो कहीं भी नहीं था, चारों तरफ कहीं नहीं था। दोस्तों, यहां तक तो कहानी बहुत ही नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, घर पहुंचने के बाद मनोज का दिमाग थोड़ा सा हिल गया था। बार बार जंगल में भूत, जंगल में भूत यही कह रहा था। उस रात के बाद अगली सुबह जब मैं मनोज के घर पहुंचा, मैंने देखा कि मनोज अपने आंगन में बैठकर हवा में कुछ गिनतियां सी गिन रहा था। मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अचानक से मुझसे डर गया। फिर वही बात, जंगल में भूत, भूत है वहां, जंगल में भूत। दोस्तों, इतने में ही उसकी माँ बाहर आ गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। कहने लगी कि तुम कहाँ गए थे और क्या हुआ है इसके साथ। मैंने बिना देरी किए उनको सारी बात बताई। माँ ने कहा, तो अब आगे क्या करे। वो शायद एक बाबा को जानता था। मैं जब उसके पास गया तो वो मुझे एक बाबा के पास ले गया। हमने बाबा को घर चलने के लिए बहुत मनाया, लेकिन बाबा नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी के लिए ये विभूति उसके सर पर लगा देना, अगर शाम तक कुछ फर्क नजर आए तो मैं कल देखता हूं। दोस्तों, हमारे पास कोई भी चारा नहीं था। हम भागते हुए घर पहुंचे और वो विभूति हमने मनोज के सर पर लगा दी। हमारी नजरें मनोज की हरकतों पर थी। हालांकि मनोज विभूति लगाने के बाद शांत हो गया और तो और वो वहां से चुपचाप उठकर सीधा अपने कमरे में चला गया। शाम होते होते हमने उसमें एक सबसे बड़ी चीज नोटिस की। अब वो जंगल में भूत वाली बात नहीं बोल रहा था। यूं समझिए कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे गूंगा हो गया हो। हमने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सारे जवाब सर हिलाकर ही दिए। खैर, हम शाम होते ही बाबा के पास पहुंचे। हमने बाबा को ये सारी बातें बताई। बाबा ने हमारी बात सुनकर कहा, मालूम था वो गया नहीं है, बस शांत हुआ है। मैं देखना चाहता था कि उसकी ताकत कितनी है। चिंता मत करो, उसका इलाज हो जाएगा। बस दोस्तों, इसके बाद क्या था, हर बार की तरह जैसा कि सर अपनी कहानी में बताते हैं, बाबा आते हैं, झाड़ फूक करते हैं, 2 मंत्र और एक तावीज, वही सब हुआ। लेकिन एक बात थी, उस रात न जाने ऐसा क्या हुआ जिसने मनोज की जिंदगी बदल दी। मनोज आज एकदम ठीक है, नौकरी भी करता है। बस अब वो किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं। बस इतनी ही थी मनोज की कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी आप बीतियां जो कि इस दुनिया में हर किसी के साथ कहीं ना कहीं अब भी घट रही होंगी। यकीनन इनके कहने के मुताबिक ये एकदम सच्ची कहानियां हैं, मगर किसी की भी कहानी पर विश्वास कर पाना इतना आसान नहीं। बस इसीलिए मैं इन कहानियों और किस्सों को आपके ऊपर सौंप देता हूं। बाकी इससे पहले वाली कहानी पापी गुड़िया, वो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार की है। उम्मीद है आपको वो जरूर पसंद आएगी। मैं ठीक सच्ची कहानियों के साथ फिक्शन स्टोरी भी आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों का मन बना रहे। बस आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय किस्सों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।